आज दिनांक 14 मई 2021 है और मैं रवि, सेक्शन ऑफिसर, मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, निर्वाचन सदन, अशोका रोड, नई दिल्ली 110001 बोल रहा हूँ। मैं इलेक्शन कमीशन में गैजेटेड ऑफिसर के तौर पे कार्यरत हूँ और ये मेरा आधार कार्ड है, इसे आप देख सकते हैं। इसका नंबर है 6631 6374 6127। ये भारत सरकार के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा इश्यूड मेरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आईडी कार्ड है। मैं इलेक्शन कमीशन में सेक्शन ऑफिसर के तौर पे काम करता हूँ। मेरा आईडी नंबर है Y180400023273। फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, Y180400023273। ये मेरा इलेक्शन कमीशन के द्वारा इश्यूड वोटर आईडी कार्ड है। इसका नंबर है XGV 1918380। इन डॉक्यूमेंट्स में मेरा एड्रेस है A3132, रूम नंबर 15, फर्स्ट फ्लोर, कृष्ण कॉलोनी, पटेल चेस्ट, नियर दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली 110007। मैं हर साल एनुअल प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट जमा करता हूँ। मेरे नाम पे कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं है और मेरे कोई डिपेंडेंट्स भी नहीं है। चूँकि मैं सिंगल हूँ और LGBTQI हूँ, मेरे नाम पे कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं है। मैं इलेक्शन कमीशन में विगत 10 वर्षों से काम कर रहा हूँ और मैंने इलेक्शन कमीशन में होते हुए भ्रष्टाचार को देखा, समझा और विसल ब्लोअर के तौर पे उसको उजागर करने की कोशिश की। जब शुरुआत में मेरी पोस्टिंग हुई तो मैंने पॉलिटिकल पार्टीज डिवीज़न में मैंने काम करना शुरू किया। चूँकि मुझे पॉलिटिकल नेशनल और स्टेट पार्टीज के से जुड़े हुए मुझे कंप्लेंट्स एड्रेस करने होते थे, तो उस समय मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने जो कंप्लेंट्स थे उनको मैंने एड्रेस करना शुरू किया। तो ग्रीवांसेस से पता नहीं चल रहा था, क्योंकि ग्रीवांसेस मैक्सिमम CEO को फॉरवर्ड करने होते थे, उनकी रिप्लाईज तैयार करनी होती थी। पर मैंने जैसे जैसे उस क्षेत्र में मैंने गहराई से काम करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि इलेक्शन कमीशन में पॉलिटिकल पार्टीज डिवीज़न में काफ़ी भ्रष्टाचार हो रहा है। 2010 में मेरे अंडर मैंने 2011 में ऑफिस ज्वाइन किया। 2010 में मिस्टर प्रमोद कुमार शर्मा अंडर सेक्रेटरी बने। लगभग वो 10 साल तक पॉलिटिकल पार्टीज डिवीज़न में अंडर सेक्रेटरी से फिर सेक्रेटरी भी बन गए और उसमें काम करते रहे। और उसमें करीब 2010 से 2020 के बीच में, 2020 वर्तमान में 2021 है, मतलब उस बीच में लगभग 2700 पॉलिटिकल पार्टीज, आज वर्तमान में 2700 पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन कमीशन में काम कर रही हैं। जबकि 2010 में इनकी संख्या केवल 1000 थी। आपको पता ही होगा, इलेक्शन कमीशन सन 1950 में फॉर्म हुआ है और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी जैसी थी, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल, अखिल भारत हिंदू महासभा और बहुत सारी ऐसी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो कि 1950 से पहले की बन चुकी थी। जैसे कांग्रेस 1885 में बनी थी, कम्युनिस्ट पार्टी 1925 के आसपास बनी थी। तो इस तरह से बहुत सारी पार्टीज काफ़ी पहले से चली आ रही थी। इसके अलावा 1950 से लेकर 1989 तक भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म हो चुकी थी। 1989 में जब इलेक्शन कमीशन ने विधिवत तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज का रजिस्ट्रेशन शुरू किया तो बहुत सारी पार्टीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया। उसके अलावा बहुत सारी नई पार्टीज बनी। ऐसे करते करते 2010 तक केवल 1000 पॉलिटिकल पार्टीज इस कंट्री में रजिस्टर्ड थी, भारत में। जबकि 2020 आते आते इनकी संख्या 2700 हो गई और इसी 10 साल में मिस्टर प्रमोद कुमार शर्मा वहाँ पे काम कर रहे थे। सत्रह सौ पार्टीज का रजिस्ट्रेशन मात्र 10 साल में हो गया। आपको पता ही होगा, मोस्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज हैव बिकम हैवेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। और ये बात जग विदित है, ये केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सभी लोग कह रहे हैं।
और मैंने इस बात को उठाया जब तो मिस्टर धर्मेंद्र शर्मा थे, आईएएस, वो इतने डर गए, वो वहाँ के पॉलिटिकल पार्टी डिवीज़न के हेड थे, तो वो इतने घबरा गए, डर गए कि उन्होंने रातों रात मिस्टर प्रमोद कुमार शर्मा, मिस्टर संतराम, मिस्टर शशि का रातों रात उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज डिवीज़न से ट्रांसफ़र कर दिया। भ्रष्टाचार तो हो ही रहा था, अगर वो नहीं होते रहता तो वो ट्रांसफ़र नहीं करते। इसके अलावा मैं बताता हूँ, फंड्स में, पॉलिटिकल पार्टीज के इलेक्शन एक्सपेंसेज में, उनके डोनेशंस में और बहुत सारे तरीक़ों में मैंने इतने सारे कंप्लेंट्स किए कि उसका कोई भी इलेक्शन कमीशन ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। मैंने बहुत सारे आरटीआई एप्लीकेशन लगाए पर उसका किसी ने भी, उन्होंने सही जवाब नहीं दिया, इधर उधर घुमा के जवाब दिया, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी पे उन्होंने इंक्वायरी की। इसके अलावा मैंने दूसरे डिवीजन्स में भी काम किया है इलेक्शन कमीशन के, जैसे ईवीएम डिवीजन, जैसे पर्सनल ग्रीवांस रेट्रेशल सिस्टम, पीजीआरएस, ट्रिपल आईडीएम, द्वारका कैंपस इलेक्शन कमीशन का जो कोई ट्रेनिंग से रिलेटेड मैटर्स का काम करता है। इंडिया, उसका फुल फॉर्म है इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट। इसके अलावा मैंने जोनल इलेक्शन डिवीजन्स में भी काम किया है, जैसे नॉर्थ ईस्ट डिवीजन में मैंने काम किया, नॉर्थ ईस्ट सेक्शन 2 में मैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के इलेक्शंस को करवाने में अपना अपना रोल प्ले करता था। इसके अलावा मैंने ईस्ट डिवीज़न में भी बिहार इलेक्शंस को मैंने कराया, झारखंड इलेक्शंस, बिहार नहीं, झारखंड इलेक्शंस को मैंने कराया। और जहाँ जहाँ भी मैंने अपना काम किया, मेरे सीनियर्स मुझे अप्रिसिएट करते रहे क्योंकि मैं जो भी अपना काम कम्प्लीटली डेडिकेशन से और ऑनेस्टली करता था। पर जब मुझे, चूँकि मैं नॉन फाइनेंशियल मैटर्स में काम कर रहा था तो उतना मुझे भ्रष्टाचार का पता नहीं चल पा रहा था, लेकिन जैसे भी मुझे जहाँ भी पता चला मैंने उस चीज़ को बताया। जैसे पॉलिटिकल पार्टी डिवीज़न का एग्जांपल आपके सामने दिया है। उसके अलावा मैं ईवीएम डिवीज़न में काम कर रहा था, तो ईवीएम डिवीज़न में भी उसी तरह की स्थिति थी। कुछ ऑफिसर्स थे, मिस्टर मधुसूदन गुप्ता, मिस्टर ओपी शाहनी, ये लोग उसी डिवीज़न में 20-20 साल से काम कर रहे थे, कोई 15 साल से काम कर रहे थे, कोई 20 साल से काम कर रहे थे। इनका ट्रांसफ़र ही नहीं हो रहा था, जबकि भारत सरकार का जो भी नियम है उसके हिसाब से, या इलेक्शन कमीशन या किसी भी इंस्टीट्यूशन का जो नियम है उसके हिसाब से 3 साल में ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए, ताकि कोई अपने पद का अनुचित तरीके से दुरुपयोग नहीं कर सके। इसी प्रकार इलेक्शन कमीशन में सारे डिवीज़न से की फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स जितने भी लोग जो देख रहे हैं, डिसीजन मेकिंग मैटर्स, फाइनेंशियल मैटर्स, ट्रेनिंग मैटर्स, स्टोर परचेज, सर्विस मेंटेनेंस, जिसमें फ़ंड्स की ज़रूरत पड़ती है, और वो लोग काफ़ी दिन से उसी डिवीज़न में काम कर रहे हैं। बिल्कुल नॉन ट्रांसफरेबल इलेक्शन कमीशन ने बना दिया। जबकि इलेक्शन कमीशन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब इश्यू करता है, जारी करता है, तो उसमें दूसरे स्टेट में होने वाले जो ऑफिसर्स हैं उनको 3-3 साल में ट्रांसफ़र कर देता है। पर इलेक्शन कमीशन ने अपने लिए रूल बना लिया कि नहीं, हेडक्वार्टर वाले का ट्रांसफ़र ही नहीं करेंगे। तो आप खुद ही सोचिए, कोई व्यक्ति अगर किसी की एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे या किसी की फाइनेंशियल पोस्ट पे या किसी भी ऐसे डिसीजन मेकिंग पोस्ट पे, जैसे ईवीएम हो गया, या उसमें 15 साल, कोई 20 साल से काम कर रहा हो, तो कोई 10 साल से काम कर रहा हो, तो कितना पावरफुल हो जाएगा। उसको हर एक चीज़ पता होगा, उसको रूल्स ऑफ द गेम पता होंगे, वो रूल्स को कैसे मिस अप्रोप्रिएट करके उसको अपने फेवर में कैसे कर सकता है, ये सारा का सारा एविडेंस। तो मैंने इस तरह से विसल ब्लोअर के तौर पे मैंने सारे एविडेंसेस दिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को, इलेक्शन कमीशन के मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी चिट्ठी लिखी। तो जो भी थे मैंने सारे सबूत दिए। जैसे ईवीएम डिवीजन्स के कुछ ऑफिसर्स जो कि टूर पे गए थे, उन्होंने वहाँ के, वो ऑफिशियल काम से गए थे ईवीएम डिवीज़न का काम करने के लिए, पर वहाँ पे वो सीईओ के साथ मंदिर घूम रहे हैं, तो और सीईओ को थैंक्स भी कह रहे हैं फेसबुक पे। तो वो सारा मैंने फ़ोटो जो था उसको खींच के मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेजा और सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को भेजा। इसके अलावा हर किसी का, बहुत सारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो ऑफिसर्स थे, उनके फ़ोटो थे जिसमें वो सिविल सर्विस कंडक्ट रूल का वायलेशन कर रहे थे। वो सारे फ़ोटोज़ मैंने खींच के भेजे। जैसे मिस्टर संतोष कुमार दुबे असम गए थे, पर वो असम से भूटान चले गए ऑफिशियल टूर पे, और उसका भूटान में वहाँ जो लिंक ऑफिसर है उसके साथ वो फ़ोटो खिंचाते हुए दिखे।
तो उसकी मैंने फ़ोटो उनके फेसबुक अकाउंट से वो उस पर पब्लिक डोमेन में था, तो मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेजा। मिस्टर SB जोशी म्यांमार के ऑफिशियल टूर पे गए थे, ट्रेनिंग डिवीज़न के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे म्यांमार के ऑफिशियल टूर पे बर्मा गए थे। तो वो वाया थाईलैंड होते हुए चले गए और वहाँ उन्होंने थाईलैंड में जाके अपनी सेल्फी ली, फ़ोटो वोटो खिंचाया, घूमे फिरे और 1,87,000 की हवाई जहाज़ की टिकट उन्होंने सबमिट की मिस्टर नूर मोहम्मद के साथ। रिटायर्ड कंसल्टेंट, रिटायर्ड कंसल्टेंट रिटायर्ड IAS के साथ उन्होंने केवल बर्मा जाने के लिए, जो कि पड़ोसी देश है भारत का, म्यांमार, वहाँ जाने के लिए 1,87,000 की हवाई जहाज़ की उन्होंने टिकट सबमिट की। क्योंकि मैं उस समय प्रोटोकॉल ऑफिसर था IIIDM, तो मैंने उस चीज़ को मना कर दिया, क्योंकि फ़्लाइट की टिकट म्यांमार के आने जाने की बहुत मुश्किल से आप सेम डे भी खरीदेंगे तो 20,000 से ज़्यादा की नहीं मिलेगी, 10,000 आने की, 10,000 जाने की। तो इस तरह से हज़ारों तरह के हो रहे थे। टेंडर्स में IIIDM में घोटाला हो रहा था, बिजली बिल की चोरी हो रही थी। इलेक्ट्रिसिटी, जब मैं वहाँ IIIDM में प्रोटोकॉल ऑफिसर के तौर पे पोस्टेड हुआ तो उस समय बिजली बिल 3-4-5 लाख का आ रहा था, ऐसे आ रहा था। जब मेरी पोस्टिंग हुई अचानक से बिल मैंने देखा 21 लाख का आ गया, तो मैंने इमीडिएटली रिपोर्ट किया बिजली की चोरी हो रही थी, जो मैंने अपनी आंखों से देखा। पर मिस्टर धर्मेंद्र शर्मा ने एक्शन नहीं लिया। फिर वहाँ पे कार बिल्स में मिस्टर हितेश यादव घोटाला कर रहे थे, गलत बिल बना रहे थे, तो उसका भी मैंने सबूत इकट्ठा किया। इनफैक्ट हितेश यादव का कबूलनामा मैंने रिकॉर्ड किया और मिस्टर राजलाल राय भी थे उसमें सेक्शन ऑफिसर, उनका कबूलनामा और कैसे उसमें मोना श्रीनिवास IAS, कैसे बाकी ऑफिसर्स उसमें राकेश कुमार सैनी वगैरह सब इन्वॉल्व हैं, और उन्होंने अपने एक तरह से स्टेटमेंट में उन्होंने बता दिया कि कैसे सारे ऑफिसर्स इन्वॉल्व है। ये रिकॉर्डिंग बना के मैंने सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मैंने भेजा, पर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उल्टे उन्होंने मेरी रिकॉर्डिंग बनाने की कोशिश की और मेरे पीछे इंटरपोल लगा दिया। तो मेरे पीछे उन्होंने हर जगह दुनिया के सारे देशों में मेरा पीछा करवाया, मेरी हत्या करने की कोशिश की गई। मैं सन 2019 में करीब 20 देश में मैं ट्रैवल करने गया था। मैं छुट्टी लेते रहता हूँ, मैं अपने पैसे से घूमता हूँ, मैं ईमानदारी से, मेरे नाम पे कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं है, जो मैं सिंगल हूँ, मुझे भारत सरकार अच्छी सैलरी देती है, मैं गैजेटेड ऑफिसर हूँ, मैं अपना खर्च उठा सकता हूँ घूमने के लिए और ट्रैवल करने के लिए। ट्रैवल करना कोई बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, 10,000-15,000 के हवाई जहाज़ की टिकट आते हैं, होटल्स के बिल भी बहुत सस्ते होते हैं। तो मैंने ट्रैवल करना शुरू किया, मैं पूरी दुनिया घूम चुका हूँ ऑलमोस्ट। तो इन्होंने इंटरपोल को मिसलीड करके मेरे पीछे इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स ने पुलिस की मदद से, अपने लिंक्स की मदद से, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है और उनके प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर्स के साथ भी लिंक है, होम मिनिस्टर के साथ भी लिंक है। तो उन्होंने इंटरपोल को लगा दिया, मेरे सारे दुनिया के सारे देशों में मेरा पीछा किया गया, एशिया में, अफ्रीका में, यूरोप के सारे देश में, साउथ अमेरिका में, जहाँ जहाँ मैं गया वहाँ पे इंटरपोल। और फिर पहले तो उन्होंने मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा करने का कोशिश किया, मुझे कोशिश किया उन्होंने कि इसको किसी तरह से फंसा देते हैं। तो उन्होंने पहले ये कोशिश किया, मतलब सारे देशों में उन्होंने मेरा पीछा कराया, फंसाने का कोशिश किया। मैं चूँकि वो मुझे फंसाने की कोशिश करते थे, मैं तुरंत इमीडिएटली भारत के राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख देता था कि ऐसी ऐसी साजिश हो रही है, जर्मनी में मेरे साथ, तो कभी इटली में मेरे साथ, तो फ्रांस में मेरे साथ, तो कभी यूनाइटेड किंगडम में, इंग्लैंड में मेरे साथ, तो कभी ब्राज़ील में मेरे, साउथ अमेरिका में मेरे साथ, तो कभी अफ्रीका में मेरे साथ, कभी हांगकांग में मेरे साथ, तो कभी सिंगापुर में, तो कभी दुबई में। मैंने सारी चीज़ को इंटीमेट मैं करते रहा भारत के राष्ट्रपति को, भारत के दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को, और ऐसे मैं सारी जानकारियाँ देते रहा। वो चिट्ठी को इकट्ठा करते रहे, वो कुछ एक्शन नहीं लेते रहे, ऐसे उसको डस्टबिन में थ्रो करते रहे। मैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को फिर चिट्ठी पे चिट्ठी लिखते रहा कि कैसे इलेक्शन कमीशन में भ्रष्टाचार हो रहा है और कैसे मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है और किसी तरीके से मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है और मेरी हत्या की भी कोशिश की जा रही है। उन्होंने फिर बहुत तरीके से मुझे टॉर्चर करना शुरू किया। इसके अलावा लंदन में इंग्लैंड में उन्होंने हत्या की साजिश रची, बेहोश करके मुझे किसी तरीके से उन्होंने कुछ किया मेरे साथ, जो कि मुझे रियलाइज़ हुआ जब मैं जगा। फिर उसके बाद ब्राज़ील में उन्होंने मेरे साथ कुछ किया। तो इस तरह से जब मैंने भारत के राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखा तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने सारी चिट्ठी को डिलीट कर दिया। आप सोचिए कितनी बड़े लेवल की साजिश रची गई होगी। राष्ट्रपति भारत
सरकार के जो भारत के जो राष्ट्रपति हैं, मुहिम राष्ट्रपति, उनके सेक्रेटेरिएट के ऑफिसर्स ने मेरा ईमेल डिलीट करवा दिया। अब सोचिए किस लेवल की साजिश रची गई होगी। जो वहाँ के सचिव थे मिस्टर संजय कोठारी, उनको भारत के राष्ट्रपति ने सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बना दिया। उनको उनकी वफादारी का इनाम दिया गया, उनको सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बना दिया गया ताकि मैं कोई भी कंप्लेन करूँ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के पास जाए तो उसको डस्टबिन में फेंक दें। तो इसका मतलब मिस्टर संजय कोठारी मेरी हत्या के साजिश में शामिल थे। दिल्ली पुलिस ने मेरे सारे चिट्ठीज को डिलीट कर दिया, मेरी सारी चिट्ठियों को डिलीट कर दिया। तो आप सोच लीजिए कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी इसमें शामिल थे। मिसेज मोनिका भारद्वाज थी जो कि डीसीपी नॉर्थ दिल्ली थी, उनको डीसीपी क्राइम ब्रांच बना दिया मेरे ऊपर। तो पहले तो इन्होंने क्राइम ब्रांच को इन्होंने इंटीमेट कर दिया ताकि मुझे किसी तरह से फंसा सके। उसके बाद मोनिका भारद्वाज को इन्होंने APS को इन्होंने क्राइम ब्रांच का हेड बना दिया। मिस्टर एंटो अल्फॉन्स थे जो कि DCP द्वारका थे, उनको DCP नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट बना दिया। चूँकि मैं नॉर्थ दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में रहता हूँ तो उनको उन्होंने यहाँ बना दिया। इस तरह से करके उन्होंने ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स की। मिस्टर जयदीप गोविंद थे जो कि मध्य प्रदेश के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रह चुके थे, उनको उन्होंने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का सेक्रेटरी जनरल बना दिया ताकि मैं अगर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को कंप्लेन करूं तो वो उसको डस्टबिन में फेंक दें। इस तरह से साजिश रची गई। आप ट्रांसफ़र पोस्टिंग से समझ रहे हैं कि हाई लेवल की कॉन्स्पिरेसी रची गई है। इसके अलावा जब मैं वहाँ से वापस आया, ट्रिपल IDM से मेरा ट्रांसफ़र हो चुका था, मैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में आ गया, पर इन्होंने मोना श्रीनिवास को, इन्होंने जो कि वहाँ की डायरेक्टर थी, उनको इन्होंने यहाँ का डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन का भी हेड बना दिया। तो आप सोचिए कि हर तरीके से मुझे ऐसा सिचुएशन मेरे सामने क्रिएट किया गया कि मैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स के द्वारा कि मैं अगर किसी को भी चिट्ठी लिखूं, मैं अगर सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को चिट्ठी लिखूं तो वो चिट्ठी फेंक दें, मैं अगर पुलिस को चिट्ठी लिखूं तो पुलिस उसको डस्टबिन में फेंक दे। इस तरह से करके उन्होंने अब